हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण है हिंदू में जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी तक मनाया जा रहा है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव इस बार था 48वां, जो कि 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए प्रख्यात नर्तकों को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट है, 2 पुरस्कार हैं इसमें, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और राज्य रूपांकर कला पुरस्कार। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। IT मंत्रालय ने पेश की इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है, इसने जारी करी है MeitY ने। IT मंत्रालय ने एक मसौदा पॉलिसी इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी पेश की है। यह सरकार से सरकार के बीच डेटा साझा करने के लिए एक रूपरेखा के प्रस्ताव के साथ यह सुझाव देता है कि कुछ निश्चित शर्तों के साथ प्रत्येक सहकारी विभाग या उसके संगठन के सभी डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से खुले और साझा किए जा सकते हैं। यह नीति सरकार द्वारा बनाए गए सभी डेटा और सूचनाओं पर लागू होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्र ने SFJ से जुड़े पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिख फॉर जस्टिस, मैंने कल भी इस न्यूज़ को कवर किया था थोड़ा सा। ठीक है, काफ़ी टाइम से सिख फॉर जस्टिस चर्चा में है। जब से आप कहें किसान आंदोलन हुआ है तो सरकार ने किसानों पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें कुछ अलगाववादी या माओवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसी के रिगार्ड में ये एक्शन भी लिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश आधारित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़ा है और मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा इन्होंने कहा है कि इलेक्शन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। SFJ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। तो इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं कि गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम जो है वो किस सन में पारित हुआ था, तो वो 1967 है जो कि अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 6 राज्यों में किसानों की सहायता के लिए अनुदान की घोषणा की है। तो उन किसानों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 40 मिलियन रुपए से अधिक के अनुदान की घोषणा की है, जो भारत के 6 राज्यों में किसानों की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रबंधन के साथ साथ उनके कृषि कार्यों को बनाए रखने में सहायता करेगी। यह अनुदान अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को दिया जाएगा, क्रिसेट। और आप मुझे ये बताइए कि कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मैं ही बता दूंगा वीडियो के एंड में कि क्रिसेट क्या है। हाल ही में क्रिसेट चर्चा में रहा है। वे राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। डाबर ने डायरेक्ट टू होम बिक्री के लिए किया इंडियन ऑयल के साथ समझौता। ठीक है, डाबर इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ एक विशेष साझेदारी की जो पूरे भारत में लगभग 14 करोड़
इंडियन एलपीजी उपभोक्ता परिवारों को डाबर के उत्पादों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। अपने उत्पादों को सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए स्टेप लिया गया है। इंडियन ऑयल के इंडियन एलपीजी वितरक अब डाबर के लिए खुदरा व्यापार भागीदार बनेंगे। पहली बार किसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी ने इस तरह की साझेदारी के लिए इंडियन ऑयल के साथ हाथ मिलाया है। और आपको पता होगा कि डाबर अभी प्लास्टिक न्यूट्रल भी बन चुका था। इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो कि प्लास्टिक जनरेट नहीं करती है, या जो करती है तो उसको रिसाइकल कर लेती है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। महिला फाइनेंस ने शुरू की है डिजिटल रूप से पेश की जाने वाली जमा योजना। ठीक, महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए एक विशेष जमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जमाकर्ता अपनी जमा राशि को 30 और 42 महीनों की अवधि के लिए जमा कर सकते हैं, जिस पर क्रमशः 6.20% और 6.50% की ब्याज दर रखी गई है। वरिष्ठ नागरिक 20 बीपीएस उच्च दरों के पात्र होंगे। मतलब जो ये बेसिस पॉइंट होते हैं ना, तो उससे एक्स्ट्रा 20 बेसिस पॉइंट पर ब्याज दिया जाएगा बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, तो ये अच्छा कदम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नवी म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। नवी म्यूचुअल फंड ने नवी निफ्टी 150 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह एक निष्क्रिय इक्विटी योजना है जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की नकल करेगी और देश की उभरती कंपनियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। प्रत्यक्ष योजना के लिए फंड का कुल व्यय अनुपात 0.12 होगा, जो कि एक श्रेणी के कई अन्य इंडेक्स फंडों की तुलना में सबसे कम लागत है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कुल व्यय अनुपात है वो बहुत कम रखा गया है, 0.12 ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। थम्स अप ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप इतना याद रखिए कि थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर अब से शाहरुख खान होंगे। कोका कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में थम्स अप 2021 में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि कोई कंपनी $1 बिलियन की ब्रांड बनती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो भारत में पेय पदार्थों के अपने पोर्टफोलियो से इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला पहला ब्रांड था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए नया अभियान शुरू किया गया है। थम्स अप 4 दशक से अधिक पुराना ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IBM करेगा भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत। IBM कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बेंगलोर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह सुरक्षा केंद्र विश्व स्तर पर केवल ऐसे 2 केंद्रों में से एक होगा, दूसरा अमेरिका में स्थित है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, भारत के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस निवेश का केंद्र बिंदु नया IBM सुरक्षा कमांड केंद्र है, जो साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इस तरह का सिर्फ एक दूसरा केंद्र अमेरिका में ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPAC ललिता का निधन हो चुका है। ये आप देख सकते हो, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री जी का फरवरी में निधन हो गया। उन्होंने मलयालम फिल्म अमरम और संथम में अपने कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। अन्य पुरस्कारों में 2009 में केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उन्होंने केरल संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इनका योगदान काफ़ी था। भारत की राइटिंग विद फायर ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। ये पहले ही हो चुका था नॉमिनेशन, तो इसका डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 दावेदारों में से एक है। यह फिल्म भारत की सर्व महिला खबर लहरिया न्यूज़वेव अखबार की महिला पत्रकारों की कहानी को बताती है। तो टॉपिक भी इसका याद रखने लायक है क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिल्म ने 2021 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीत चुकी है। फिल्म का निर्देशन निर्माता रितु थॉमस और सुष्मिता घोष के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। 23 फरवरी 2022 को 4 पैराशूट बटालियनों को
दिए गए हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। आपको पता होगा कि ये हाईएस्ट अवार्ड में से एक है, प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट के नाम पर जो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो फाइनली अब ये दे दिए गए हैं। 23 फरवरी 2022 को थल सेनाध्यक्ष ने जनरल MM नरवणे ने 4 पैराशूट बटालियनों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर या सेना में लोकप्रिय रूप से जाने जाने वाले निशान से सम्मानित किया। ये 4 बटालियन 11, 11 पैरा, 21 पैरा, 23 पैरा और 29 पैरा हैं जिन्हें दिए गए हैं अवार्ड। कलर प्रेजेंटेशन परेड का आयोजन पैरासूट रेजिडेंट ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किसानों को शिक्षित करने के लिए IIL फाउंडेशन और SBPUAT के बीच एक समझौता हुआ है। कृषि रसायन फर्म कीटनाशक इंडिया लिमिटेड IIL की शाखा IIL फाउंडेशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 वर्षों के लिए किसानों को उन्नत कृषि विस्तार गतिविधियों के प्रसार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और फसल सुरक्षा उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IIL फाउंडेशन कृषि विज्ञान केंद्र के साथ काम करेगा। आपको पता होगा कि सरकार पिछले साल कुछ सालों से किसानों की जो आय है उसे बढ़ाने के लिए बहुत नए नए अचीवमेंट्स, नए नए प्रयास कर रही है और प्रयास में सुधार भी हुआ है। तो उसी क्षेत्र में एक और प्रयास किया गया है और ये किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, क्योंकि जितने भी अगर नए इनोवेशंस अपनाएंगे, टेक्नोलॉजीज अपनाएंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और लागत वगैरह सब घटती है। इस वजह से किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा होता है। तो उसी क्षेत्र में ये प्रयास किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NIRDPR और ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। NIRDPR क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ICAR IIMR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गतिविधियों के साथ एकीकरण करके ग्रामीण उन्नयन और उद्यमिता का विकास करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लॉन्च किया है आयुष स्टार्टअप चैलेंज। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। यह प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचारों और वैकल्पिक उपचार पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में 2 विजेता होंगे। विजेता के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। विजेताओं को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप जितने भी होते हैं अगर उन्हें इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलता है तो वो और फ्लराइज करते हैं। ठीक है, तो अब ये वैसे तो बहुत सारे स्टार्टअप चैलेंज चल रहे हैं, हर मिनिस्ट्री द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये भी एक आयुर्वेद संस्थान द्वारा चलाया गया है और ये नवाचारों को और तेज़ी के साथ बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शीर्ष 5 जैविक किसानों को मिला धरती मित्र पुरस्कार। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फरवरी 2022 में शीर्ष 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं धरती मित्र। बिना फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किए संधारणीय तरीके से जो भी कृषि होती है तो वो इम्पॉर्टेंट है धरती के लिए। देश भर में जैविक किसानों के प्रयासों को सम्मानित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। ये 2017 से शुरू किए गए थे। पुरस्कार में प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए और दूसरे स्थान के लिए 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार उतना इम्पोर्टेंट, मतलब पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पुरस्कार इम्पोर्टेंट होता है। और इन्होंने तो पूरी खेती अपनी जैविक रूप से की है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं।
28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चे अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके हैं तो उनके लिए कोरोना पीरियड में, तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने फंड बनाया था, पीएम केयर फंड स्कीम थी एक, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित की जाती थी। अब इसे 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया था, दोनों को खो दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 5 और वर्षों तक जारी रहेगी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। सरकार ने सेंट्रल सेक्टर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को 5 साल अर्थात 21-22 से 25-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। योग्यता मानदंडों में भी मामूली संशोधन के साथ इसका वित्तीय परिव्यय इतने करोड़ रुपए होगा। परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कराना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वीकर सेक्शंस को भी कुछ प्रोत्साहन करके उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल के बीच एक सहयोग हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू के साथ ऑटोमोटिव ओईएम के बीच यह पहला सहयोग है। पहले चरण में दिल्ली और बेंगलुरु ने शुरू होने वाले 9 शहरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि उनको चार्ज किया जा सके, तभी वो उनका उपयोग हो सकता है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्टेज में है इंडिया चार्जिंग व्हीकल्स के लिए, तो भी ये नया अचीवमेंट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया अपना 22-23 का बजट। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कुछ राजस्थान के बच्चे वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अपना बजट पेश किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर रहन सहन के लिए शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जी हैं, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया के लिए। कोविड महामारी के बाद भी बार बार हाथ धोने की आदत को बनाए रखें, ऐसा उपराष्ट्रपति जी ने लोगों को सलाह दी है। आंगनबाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों से शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर आदतों की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। ग्रामीण जलापूर्ति का काम ग्राम पंचायतों का है। प्रभावी सेवा वितरण के लिए उन्हें संस्थागत रूप से मजबूत किया जाना चाहिए, ऐसा उपराष्ट्रपति जी ने कहा है। उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया, तब ये बात कही। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने शतरंज के मशहूर चैंपियंस मैग्नस कार्लसन, आपको पता होगा कि कितने फेमस हैं क्योंकि हर बार यही जीतते हैं, के खिलाफ और प्रज्ञानानंद की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी प्रशंसा की, ऊपर से इन्होंने इतने ब्रिलियंट उसको हराया खिलाड़ी को, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में मशहूर चैंपियंस मैग्नस कार्लसन के खिलाफ आर प्रज्ञानंद की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्होंने एक ट्वीट करके बधाई भी दी। उन्होंने कहा, हम सभी युवा प्रतिभाशाली आर प्रज्ञानंदन की सफलता पर खुशी मना रहे हैं। मशहूर चैंपियंस मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत दर्ज करने की उनकी उपलब्धि पर गर्व है देश को। मैं प्रतिभाशाली प्रज्ञानानंद को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर वेबिनार को संबोधित किया है, करेंगे ऐसा कहा। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर, श्री गोयल, श्री रूपाला जी पारस,
श्री चौधरी, श्री वर्मा व अन्य केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ये भी उसी दिशा में एक और प्रयास है कि किसानों की कैसे आय बढ़ाई जाए। देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में 24 फरवरी को एक बृहद सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व किया जाए। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने कोयला, लिग्नाइट, ये कोयले का एक प्रकार है, कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की है। कोयला मंत्रालय केंद्रीय कोयला, खदान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने कोयला, लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद के सदन में कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोयला, खान तथा रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल भी भाग ले रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ब्रॉडबैंड न सिर्फ गांवों में सुविधाएं देगा, बल्कि गांवों में कौशल प्राप्त युवाओं का एक बड़ा पुल भी तैयार करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 22 में एक बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण डिजिटल संपर्क अब केवल आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। आज के टाइम पर आपको पता है कि डिजिटल भी है और ज़रूरतें भी हैं। ब्रॉडबैंड एक उपयोगिता बन गई है, इंटरनेट की एक उपयोगिता बन गई है। तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण डिजिटल संपर्क अब केवल आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। वेबिनार का विषय कोई भी नागरिक पीछे न रह जाए, लिविंग नो वन बिहाइंड था। इसका उद्देश्य उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को एक साथ एक मंच पर लाकर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर विचार विमर्श करना और प्रत्येक घर और गांव की संतृप्ति के साथ सभी के उत्थान के लिए के सामान्य लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रयास करना था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, ये दिया गया है, एक नारा टाइप ही हो गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि कोई पीछे ना रह जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। थल सेना अध्यक्ष ने पैरासूट रेजिमेंट की बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए हैं। थल सेना अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कि कौन है, तो MM नरवणे। इन्होंने 23 फरवरी 2022 को बेंगलुरु स्थित पैरासूट रेजिमेंट एंड प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रभावशाली ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान पैरासूट रेजिमेंट की 4 बटालियनों को, ये न्यूज़ रिपीट हो गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये प्रदान कर दिए थे कलर। तो स्कूल बैंड ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज से ही अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैंड्स होते हैं तो वो उनको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रस्तुति दे सकें। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको पता होगा कि 25 फरवरी को ही इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री जी ने, और उसी टाइम पर एयर स्ट्राइक भी हुई थी, ठीक है, एयर स्ट्राइक करी थी भारत ने पाकिस्तान में घुस के। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। स्कूल बैंड ने 23 फरवरी 2022 से ही नियमित रोटेशन के आधार पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली पर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से स्कूल बैंड का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो 25 फरवरी 2022 को एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस स्मारक पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CBSE के स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो बैंड्स हैं, म्यूजिकल बैंड्स, तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वर्षगांठ मनाई जा रही है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 30वीं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया गेट के जस्ट पीछे है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। और हाल ही में जो अमर जवान ज्योति थी उसे शाश्वत ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। अब इंडिया गेट में जो
लो जलती थी अमर जवान ज्योति, अब वो वहाँ पर नहीं जला करेगी। अब वहाँ पर एक स्टैचू, उसके जस्ट पीछे एक छोटा सा टॉम बनी हुई थी, जिसमें बहुत टाइम पहले एक ब्रिटिश लीडर की स्टैचू थी, फिर उसे कुछ टाइम बाद वहाँ से हटा दिया गया और तब से वो वैकेंट थी। अब फाइनली डिसीजन लिया गया है कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगाई जाएगी और अमर जवान ज्योति को तो आपको पता है ट्रांसफ़र कर ही दिया गया है, विलय करा है, समाप्त नहीं हुई है अमर जवान ज्योति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमर जवान ज्योति समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसका शाश्वत ज्योति के साथ विलय किया गया है। और शाश्वत ज्योति कहाँ जलती है? तो शाश्वत ज्योति हमारी जलती है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर, ठीक है, उसको इंटीग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय वायुसेना इंग्लैंड में कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में भाग लेगी, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने 6 से 27 मार्च 2022 तक इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायुसेना युद्ध अभ्यास में भाग लेगी, ऐसा बताया है। भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इंग्लैंड और अन्य शीर्ष वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ इस युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे, ठीक है। तेजस भाग ले रहा है। तेजस की क्वालिटी क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये एक, और ये बहुराष्ट्र युद्धाभ्यास है, वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वायुसेनाओं का ये एक्सरसाइज है। चलिए कहाँ पर होगा, लोकेशन भी पता होनी चाहिए इसकी, इंग्लैंड में हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर MSME सम्मेलन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण इस विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो होते हैं, तो इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये, और इसे आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि छोटे छोटे उद्योग होते हैं और छोटे लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास लाने के लिए पूर्वोत्तर में MSME की व्यापक क्षमता का लाभ उठाने की जरूरत है। पूर्वोत्तर योजना के लिए अभी हाल में घोषणा की गई 1500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकास पहल इस क्षेत्र के लिए एक बोनस सिद्ध होगी, ऐसा जी किशन रेड्डी जी ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर के लिए अब कौन सी योजना चल रही है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो हाल ही में बजट में 22-23 का जो बजट है उसमें नई योजना की घोषणा की गई है, जिसका नाम है PM डिवाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहीं भी, आप इसको याद रखिए कि PM डिवाइन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट के लिए योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IT मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को संबंधित राष्ट्रीय रणनीति जारी करेंगे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT संचार तथा रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी इसको शुरू करेंगे, ठीक है, अपनी रणनीति बताएंगे, क्योंकि किसी भी मिनिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट उनकी एक स्ट्रैटेजी तो हो कुछ विद इन द ईयर के लिए, जिसमें वो अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उनको पूरा करने का एक टारगेट सेट करें, तो वो ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो वो करेंगे उनको कवर कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में सुधार उपायों पर विभाग के अध्यक्षों और कर्मचारियों की स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनके साथ अनौपचारिक बातचीत की गई। मनसुख मंडाविया ने खराब प्रदर्शन के लिए जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश दिया। ये इंपॉर्टेंट है, जीरो टॉलरेंस की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सफदरजंग अस्पताल को एक ऐसा स्वास्थ्य संस्थान बनाएं जो सभी को उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। आइए हम सफदरजंग को उत्तर भारत के लिए टेलीमेडिसिन का केंद्र बनाएं, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। सफदरजंग अस्पताल कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली में है, एम्स के बिल्कुल सामने है ये, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है क्योंकि ये काफ़ी लोड कम करता है एम्स का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। लक्ष्य शून्य डंप साइट, चंडीगढ़ में डडमाजरा डंप साइट का उपचार। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब शून्य डंप साइट का लक्ष्य रखा जा रहा है सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ऐसा लक्ष्य रखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो जाता है पर्यावरण की दृष्टि से। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने डडमाजरा डंप साइट में 7.7 लाख मीट्रिक टन कचरे के उपचार के लिए केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत 28.5 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य एक कचरा मुक्त शहर बनाना, एक शहर को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के धरोहर शहर की स्थापना 1953 में हुई थी, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बजट की घोषणाओं के बाद लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड वेबिनार को संबोधित किया। ये एक अलग मंत्रालय के साथ किया है, इसलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, अदरवाइज है वही, उद्देश्य यही है, लिविंग नो वन बिहाइंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है कहीं भी कि लिविंग किस सरकार अब किस लक्ष्य के साथ काम कर रही है, केंद्र सरकार, तो वो लिविंग नो वन बिहाइंड के साथ काम कर रही है। ग्रामीण और शहरी आवास क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने आरंभिक सत्र में अमृत काल में सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा की है। केंद्रीय बजट 22 में पीएम आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। इम्पॉर्टेंट है अमृतकाल। अमृतकाल क्या है या कब से रिलेटेड है, तो अमृतकाल की अवधि क्या है, इस बार के बजट में अमृतकाल की को डिफाइन किया गया है, अमृतकाल की इंट्रोड्यूस की गई है। अमृतकाल आज़ादी के, आपको पता है आज़ादी के भारत अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है, 75वां सेलिब्रेशन कर रहा है। तो 75 से 100, ठीक है, स्वर्णिम तक पहुंचने तक 75 से 100 शतक लगाने तक का जो काल है 25 ईयर है, उस काल को एक अमृत काल कहा गया है और उसमें डेवलपमेंट के बहुत से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे अमृत काल रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अमृतकाल। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने नई दिल्ली में पूर्ण आयोग की बैठक की। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण से मंत्रालय था और उसकी बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NMICPS के माध्यम से 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र पूरे देश में राष्ट्रीय पहलों को शक्ति प्रदान करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से पूरे देश में लगभग 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय पहलों को शक्ति प्रदान करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, एरर डिक्रीज करते हैं टेक्नोलॉजीज़, इसलिए इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। सरकार ने जनजातीय बहुल इलाकों में शिक्षा की चुनौती को मिशन मोड में लिया है, श्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा। शिक्षा का केंद्र बिंदु नैतिक मूल्य और चरित्र निर्माण होना चाहिए, ऐसा कहा है जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। जनजातीय कार्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों संग बातचीत की। ये इंपॉर्टेंट है, एकलव्य मॉडल। और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए EMRS के छात्रों को भी प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा है। जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है उसमें एकलव्य विद्यालय के छात्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चूँकि ये जनजातियों के बच्चे जो होते हैं वो एकलव्य स्कूल में जाते हैं, इसलिए अभी तक इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत BAJSS को NTIRI का स्रोत केंद्र बनाया जाएगा। नई दिल्ली के झंडे बालान स्थित भवन में जनजातीय संग्रहालय और जनजातियों पर दुर्लभ पुस्तकों का संरक्षण और सुरक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यही कुछ न्यूज़ थी, आई होप आपको सारी न्यूज़ समझ में आई हूँ। तो
वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।